Hello everyone, myself Joey. Welcome to this video of class 10th chemistry chapter number 2 acid bases and salt part 5. So in this video we will discuss about first one is reaction of acid with metal oxide, second is what are strong acid and strong bases, and third one is what are the uses of mineral acids. Okay, so first of all let us understand what do we mean by reaction of acid with metal oxides. Okay, इस वीडियो में हम एसिड्स का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, देखो रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सो दे रिएक्ट विथ एसिड प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, देखो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, उनको जब हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, कोई भी मेटल ऑक्साइड्स को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। देखो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, इट विल गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, देखो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं CuO। CuO क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। ये क्या है, कॉपर 2 ऑक्साइड है। इसको क्या कहते हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड कहते हैं, जिसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कॉपर 2 ऑक्साइड है ये बना कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉपर को हीट करते हैं। तो कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, काफ़ी अच्छा मेटल होता है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है किसी चीज़ से। तो इसको जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बर्न नहीं करता है, हीट करवाते हैं ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बर्न नहीं होता है। हीटिंग जो हम देते हैं तो वो बर्न नहीं होता है। क्या होता है, उसमें एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जो हीटिंग हम देते हैं ना कॉपर के मेटल पे, तो क्या होता है कि हॉटनेस की वजह से जो हीट हम देते हैं तो उसमें से वो मेटल जो है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो वो हॉटनेस की वजह से क्या होता है कि उस पर एक ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो बर्न नहीं होता, उसमें एक ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। तो उसी कोटिंग को हम क्या कहते हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड कहते हैं, जिसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। तो कॉपर को पहले हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो उसमें से एक ब्लैक कलर का कोटिंग जो फॉर्मेशन हो उसको कॉपर 2 ऑक्साइड कहते हैं। वो एक कॉपर ऑक्साइड बन गया, मतलब कि एक मेटल ऑक्साइड बन गया। तो अब क्या करेंगे, वो उस मेटल ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो एसिड लेते हैं जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं। तो जब हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, CuCl2 का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, CuCl2 कॉपर 2 क्लोराइड है। ये क्या है, कॉपर 2 क्लोराइड प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, कॉपर 2 क्लोराइड है, कॉपर 2 क्लोराइड। ठीक है, ये जो कॉपर 2 ऑक्साइड है ये एक ब्लैक कलर का होता है, और ये कौन सा कलर का होता है, कॉपर 2 क्लोराइड ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन होता है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या है, एक सॉल्ट है। कॉपर 2 क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है और वाटर। तो देखो मेटल ऑक्साइड को जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें एक सॉल्ट मिला और वाटर मिल गया। ठीक है, सॉल्ट और वाटर मिला ना। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है एसिड और मेटल ऑक्साइड के बीच में, तो उसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम एसिड और बेस को जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, वही सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे तो मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो भी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो कैसे रहा है। ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं, ये क्या होते हैं मेटल ऑक्साइड्स, ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं जनरली बेसिक होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। तो मेटल ऑक्साइड्स भी
बेसिक होते हैं नेचर में। तो जब हम बेस और एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज तो होगा ही। एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज तो होगा ही। तो यहाँ पे ये जो मेटल ऑक्साइड है ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है और ये तो एसिड है ही, और यहाँ पे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होगा ही, क्योंकि सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे कि देखो जो मेटल ऑक्साइड्स है इनको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। सेम केस मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी होता है। मेटल हाइड्रोक्साइड को भी जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अकरेंस होता है। ठीक है, वहां पे भी एक काइंड का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। जैसे कि अगर आपको कभी एसिडिटी हो जाए तो आप क्या करते हो? हमें कभी एसिडिटी हो जाए तो हम क्या करते हैं? हम सोडा वाटर लेते हैं, इनो वगैरह लेते हैं। वो क्या है? एक बेस है। सोडा क्या होता है? एक बेस होता है। और एसिडिटी होता कैसे है? हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? HCl प्रेजेंट है। तो जब HCl जो होता है ना उसका जो क्वांटिटी होता है ना टू मच हो जाता है, मीन्स कि एक्सेस हो जाता है हमारे स्टमक में, तब हमें एसिडिटी होता है। ठीक है, अनईजीनेस फील होने लगता है, वॉमिटिंग टाइप में लगने लगता है। तो हम क्या करते हैं? सोडा या इनो वगैरह लेते हैं तो फिर हमें उससे रिलीफ मिलता है। वो क्या करता है? एसिडिटी को रिमूव कर देता है। और फिर जैसे कि आप एंटासिड भी लेते हो, उसको क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। जो कि एसिड के टू मच होने पे, हमारे स्टमक में एसिड के टू मच होने पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब एक्सेस हो जाता है तो इंडाइजेशन जो फील होता है हमें, तो उससे रिलीफ पाने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। तो वो जो एंटासिड है वो क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। वो क्या? एक मेटल हाइड्रोक्साइड है, मीन्स की मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो वो नेचर में क्या होता है? बेसिक होता है। तो जब हम उसको लेते हैं वो हमारे स्टमक में एसिड से, जो एसिड प्रेजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उससे जब वो रिएक्ट करता है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब वो रिएक्ट करता है तो क्या होता है? वहां पे वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। हमारे स्टमक में जो एसिड है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। वो जो बेस है वो जाके हमारे स्टमक में एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, जिस वजह से हमें थोड़ा रिलीफ फील होने लगता है। ठीक है, वो एसिड का जो इफेक्ट होता है ना उसको कम कर देता है। एसिड का जो इफेक्ट होता है उसको वो कम कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है सॉल्ट और वाटर में। ठीक है, रिएक्ट करने पे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस वजह से हमें फिर अच्छा फील होने लगता है। ठीक है, तो ये है मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड्स के बाद अब हम देखेंगे एसिड का स्ट्रेंथ। ओके, कि कौन से एसिड स्ट्रांग होते हैं और कौन से एसिड वीक होते हैं। तो सबसे पहले देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या क्या होते हैं। An acid which is completely ionized in water and thus produce a large amount of hydrogen ion is known as strong acids। वैसे एसिड्स जो कि completely ionized हो वाटर के साथ और लार्ज अमाउंट में H+ आयन रिलीज करे, तो वैसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। वैसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बेसिसिटी ऑफ एसिड्स में मैंने आपको क्या बताया? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। एसिड्स का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बताया कि जो एसिड्स जो होते हैं उसमें कितने H+ आयंस जो होते हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं, कितने H एटम्स जो होते हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं, और उनको पानी में डिजॉल्व करने के बाद वो कितने H+ आयन देते हैं। तो ये क्या है? एसिड का बेसिसिटी है। तो यहाँ पे देखेंगे कितने H+ आयन हमें मिल रहे हैं और कौन एसिड जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड है, मीन्स कि वाटर में डालते ही वो सडनली H+ आयन रिलीज कर दे, तो वैसे एसिड्स को हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहेंगे। एग्जाम्पल देखो जैसे HCl को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं एक्वस मीडियम में तो क्या होता है? H+ प्लस Cl- का फॉर्मेशन होता है। वो खुद को H+ और Cl- में डिसोशिएट कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने H+ आयन हमें मिल रहे हैं? ओनली 1 मिल रहे हैं। ठीक है, ओनली 1 हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन ये HCl है क्या? ये HCl जो है इसको वाटर में डालते ये सडनली H+ आयन रिलीज कर दे रहा है। ये क्या कर रहा है? ये वाटर के साथ कंप्लीटली आयोनाइज्ड है।
कैसे आयोनाइज्ड है? क्योंकि वाटर में जब हम HCl को मिक्स करते हैं तो वो क्या करता है, सडनली H+ आयन रिलीज कर देता है। तो हम क्या कहेंगे, HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, और एक चीज देखो, यहाँ पे देखो ये सिंगल एरो दिख रहा है ना, ये सिंगल एरो जो है वो क्या इंडिकेट कर, ये सिंगल एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड है वाटर के साथ और आयंस का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड है, मतलब वाटर में डालते ही सडनली H+ आयन रिलीज कर रहा है। तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ठीक है, उसके बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, फिर नाइट्रिक एसिड है HNO3, तो ये एसिड्स भी जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इनका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है उसके थ्रू हम देख के बोलेंगे कि ये एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ना कि उनके कंसंट्रेशन पे। उनके कंसंट्रेशन को देख के इंडिकेट नहीं करना है कि जो एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, उनके डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को देखना है कि H+ आयन कितने बन रहे हैं और वो वाटर के साथ कंप्लीटली आयोनाइज्ड है कि नहीं। ठीक है, तो जो वाटर के साथ कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो वैसे एसिड्स को हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहेंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, ये सडनली जो है ना सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि मेटल्स हो गए, मेटल कार्बोनेट हो गए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गए, रिएक्शन में मैंने दिखा है ना, वो सडनली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होता है ना इनका काफ़ी हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनका हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है इनके सॉल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आल्सो हैव अ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देयर सॉल्यूशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं उनका जो कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो हाई होता है क्योंकि इनका हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन हाई होता है। ठीक है, और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, HCl, H2SO4, HNO3, ये आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स में। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो गया। आगे देखो वीक एसिड्स पे, वीक एसिड्स को देखते हैं कि वीक एसिड्स क्या है। एन एसिड्स विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर and thus produces a small amount of hydrogen ion is called a weak acids. weak acids जो होता है वो partially ionized होता है water के साथ। ठीक है, और ये small amount में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, तो वैसे एसिड्स को हम क्या कहेंगे, वीक एसिड्स कहेंगे। पार्शियली आयोनाइज्ड मीन्स कि वाटर में डालते ही एसिड्स को थोड़ा टाइम लगता है H+ आयन रिलीज करने में, तो वैसे एसिड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं और ये स्मॉल अमाउंट में H+ आयन को रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। ये क्या है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड्स को जब हम वाटर में डालते हैं एक्वस मीडियम में, तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, CH3COO- प्लस H+। ठीक है, ये क्या करता है, पहले एसिटेट आयन देन H+ आयन। ये क्या करता है, वाटर में डालने पे ये सबसे पहले एसिटेट आयन का फॉर्मेशन करता है। देखो ये क्या है, CH3COO-, ये क्या है, एसिटेट आयन है। उसके बाद ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है, तो इसको H+ आयन प्रोड्यूस करने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से हम कहते हैं ये वाटर के साथ पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, तो इससे टाइम लगता है और ये स्मॉल अमाउंट में H+ आयन रिलीज करता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो एसिटिक एसिड है ये क्या है, एक वीक एसिड है। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। और यहाँ पे देखो ये डबल एरो जो है ना, मैंने वहाँ पे सिंगल एरो बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड में, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल एरो है। ये जो डबल एरो है ये क्या शो कर रहा है, ये डबल एरो जो है ये राइट एज वेल एज लेफ्ट दोनों के तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है,
तो ये क्या कह रहा है, ये डबल एरो क्या कह रहा है, ये डबल एरो कह रहा है कि जो एसिटिक एसिड है ना वो फुल्ली आयोनाइज नहीं है H प्लस आयन रिलीज करने में। ठीक है, तो ये फुल्ली आयोनाइज नहीं है H प्लस आयन रिलीज करने में, इसलिए एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड के बाद अब देखो कार्बोनिक एसिड को। कार्बोनिक एसिड जो होता है उसको H2CO3, इसका केमिकल फॉर्मूला है H2CO3। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। उसके बाद सल्फ्यूरियस एसिड, सल्फ्यूरियस एसिड जो है उसको लिखते हैं H2CO3। ये क्या है, सल्फ्यूरियस एसिड। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिक और सल्फ्यूरियस एसिड्स है ना, ये भी क्या है, एक वीक एसिड्स है। क्यों, क्योंकि ये पार्शली आयोनाइज है वाटर के साथ और ये स्मॉल अमाउंट में H प्लस आयन रिलीज करता है, इस वजह से ये क्या है, वीक एसिड्स है। इसमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयन जो प्रेजेंट है ना इनके सॉल्यूशन में, तो ये जो वीक एसिड्स है ना ये क्वाइट स्लोली रिएक्ट करते हैं, ये काफ़ी स्लोली रिएक्ट करते हैं अदर सब्सटेंसेस के साथ, जैसे कि मेटल हो गए, मेटल कार्बोनेट हो गए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो वीक एसिड्स जो होते हैं अदर सब्सटेंसेस के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं। ओके, तो जो स्लोली रिएक्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंसेस के साथ, तो वैसे एसिड्स को हम कहेंगे कि वो क्या है, वीक एसिड्स है। और इनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो भी लो होता है, क्योंकि लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है इनमें। इनके हाइड्रोजन आयन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो लो होता है, इस वजह से इनका लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। तो जितने भी वीक एसिड्स होते हैं ना उनका इलेक्ट्रोलाइट भी वीक होता है। तो ये है वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आई होप स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं वाटर के साथ और लार्ज अमाउंट में H प्लस आयन रिलीज करते हैं, और वीक एसिड्स जो होते हैं वो पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं वाटर के साथ और स्मॉल अमाउंट में H प्लस आयन रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, HCl हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड्स हो गए और नाइट्रिक एसिड्स, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद वीक एसिड्स में आते हैं एसिटिक एसिड्स, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरियस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड्स। तो ये सारे एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। अब आते हैं यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स पे कि मिनरल एसिड्स का यूज़ क्या है। ठीक है, मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो सिंथेटिक एसिड्स होते हैं, मैंने बताया था ना, ये लैब में प्रिपेयर करते हैं। नेचुरल एसिड्स पढ़ा जो हमने, नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं, जो हमें प्लांट्स और एनिमल के थ्रू मिलते हैं। तो नेचुरल एसिड्स के बारे में बताया था, उसके यूजेस के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया था सोर्सेस पे। तो वहाँ पे क्या बताया था, जैसे सिट्रिक एसिड्स हो गए, टार्ट्रिक एसिड्स हो गए, उनको एज अ एंटी क्रिस्टलाइजेशन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो सारे थे नेचुरल एसिड्स। तो अब देखेंगे मिनरल एसिड्स के यूजेस को। तो मिनरल एसिड्स है फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है सारे एसिड्स का किंग है, मतलब मोस्ट रिएक्टिव एसिड है ये, इसको सारे एसिड्स का किंग कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम सल्फेट। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना वो फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब फर्टिलाइजर बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अमोनियम सल्फेट जो बनाते हैं वो क्या है, फर्टिलाइजर है। पेंट्स, डाइज, केमिकल, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट, एक्सप्लोसिव्स एंड बैटरीज। तो पेंट्स और डाइज और केमिकल्स वगैरह जो हो गए, प्लास्टिक हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, एक्सप्लोसिव हो गए, बैटरीज हो गए, तो इन सभी चीज़ों में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो सल्फ्यूरिक एसिड्स के बाद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र। नाइट्रिक एसिड भी जो है उसको भी हम फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट वो क्या है, एक फर्टिलाइज़र है। ठीक है, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए जैसे कि TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, तो ये क्या है, एक एक्सप्लोसिव है। ठीक है, डाइज और प्लास्टिक्स के लिए भी हम नाइट्रिक एसिड्स का यूज़ करते हैं।
ठीक है, बनाने के लिए। उसके बाद नाइट्रिक एसिड्स के बाद देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को हम स्टील ऑब्जेक्ट्स में जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, स्टील ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सडनली जो है रिएक्ट नहीं करता है किसी के साथ, ठीक है, बट काफ़ी टाइम होने के बाद क्या होता है उनमें एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। मीन्स कि देखना कभी कभी येलोइश टाइप में हो जाता है, कभी कभी बर्तन जो होता है ना थोड़ा येलोइश टाइप में, थोड़ा ब्लैक कलर टाइप में वैसा हो जाता है ना, कभी कभी देखने को मिलता है वैसा। तो वो जो ऑक्साइड लेयर का जो फॉर्मेशन होता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम HCl का यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। एंड फॉर रिमूविंग स्केल डिपोजिट फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर। बॉयलर जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि स्केल डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए भी हम HCl का यूज़ करते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डाइज स्टफ्स, टेक्सटाइल, फूड एंड लेदर इंडस्ट्री। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है ये डाई स्टफ्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड और लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एसिड्स जो होते हैं ये हार्मफुल होने के साथ साथ काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं, ठीक है। तो ये था यूजेस ऑफ मिनरल एसिड। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेसिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिस के बारे में। तो एसिड्स का जितने भी पार्ट थे ये सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम बेसिस के पार्ट को देखेंगे। ओके, थैंक यू।